हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेक्चर थर्ड में पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, जिसके जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे इसकी टोटल एनर्जी क्या होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में v वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा तो इसके आउटर साइड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एक जो mv²r के बराबर होगा, और न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन पर एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा जो होगा kZe²r²। अब ये kZe²r² कहां से आया इसके बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअली इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स के बारे में बताता है, और इसको कूलम्ब्स ने रिप्रेजेंट किया था, और इस कूलम्ब्स लॉ को हम लोग समझेंगे। कूलम्ब्स लॉ, एज पर कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि जब दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो नेचर है वो Q1 और Q2 चार्ज की नेचर पे डिपेंड करती है। अगर दोनों अपोजिट सेंस के हैं, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। और अगर दोनों सेम चार्ज पार्टिकल हैं तो उस केस में उन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। यहाँ पर अपने अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है बिकॉज न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, यहाँ इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं Q1 Q2/r² से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये फॉर्मूला किस तरह से आया इसके बारे में हम बात करते हैं। जो न्यूक्लियस का चार्ज है उसको हम लोग Ze से रिप्रेजेंट करते हैं। Z किसको बताता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। तो K तो ये कांस्टेंट आ गया जिसको कूलम्ब कांस्टेंट भी बोलते हैं। Q1 क्या हो गया Ze और Q2 क्या हो गया E/r²। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो हो गया kZe²/r²। क्लियर? जो K होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग 1/4πε0, और K की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है K की वो ये ऐसे लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर²/कूलम्ब², ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अंदर जो ε0 होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 × 10⁻12 कूलम्ब²/न्यूटन × मीटर², ये ε0 की वैल्यू होती है। अब देखो ये तो फोर्स हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। अब जब भी सर्कुलर मोशन होगी तो इसके जो आउटर साइड जो मोशन ये फोर्स जो वर्क करता है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो इनर साइड न्यूक्लियस की तरफ या सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कौन बिहेव करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब दोनों बैलेंस होता है तो kZe²/r² mv²/r, ये दोनों बैलेंस होते हैं तो ये अपनी दोनों की एक कंडीशन आ गई जिसको हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। और इन फोर्स के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। क्लियर? अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो ऑब्वियसली इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस से बाउंडेड है, इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम उन एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो जनरली हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहां से निकाले तो एम वी स्क्वायर क्या आ जाएगा? देखो ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो एम इंटू वी स्क्वायर, इस साइड एम इंटू वी स्क्वायर बचा, वो किसकी इक्वलेंट हो गया? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो गया। इसको हम यहां से उठा के उसके अंदर रख देते हैं, तो यहां हो जाएगा हाफ, तो ये है एम इंटू वी स्क्वायर का क्या आ गया? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया। जब k की वैल्यू रखेंगे तो ये 1/2 आ गया। यहां क्या आ गया? k की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये r आएगा, r z इंटू ई स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके? हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो उस केस में क्या होगा? z इक्वल टू 1 मानेंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो ये आ जाएगी हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी। फिर z को 1 लिया, और z1 किसके लिए होता है? हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जनरली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 किसी डिस्टेंस r से सेपरेटेड होते हैं, तो हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, जब Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल अगर r डिस्टेंस पे हो, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी वर्क करती है उसको हम लोग माइनस k Q1 Q2 अपॉन r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जब दो चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस से सेपरेटेड हो। अब क्योंकि यहाँ पर Q1 कौन है? न्यूक्लियस को मानते हैं, न्यूक्लियस के चार्ज को मान रहे हैं, और Q2 किसके चार्ज को मान रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मान रहे हैं। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं? U इक्वल्स टू माइनस के, Q1 क्या हो गया अगेन? Z इंटू ई हो गया, Q2 क्या हो गया? E हो गया अपॉन R। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन R। और फॉर हाइड्रोजन एटम ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? U इक्वल्स टू k की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Z1 हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए E स्क्वायर अपॉन R। तो ये क्या आ जाएगा? U इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? पोटेंशियल एनर्जी का। किसके पोटेंशियल एनर्जी? उस इलेक्ट्रॉन की जो r रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जो r रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अब देखिए टोटल जो एनर्जी है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है? उसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या थी? E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R थी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? माइनस E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R थी। तो टोटल एनर्जी E क्या आ जाएगी? हाइड्रोजन एटम के लिए क्या आ जाएगी? माइनस E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो ये आ जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम which is revolving around nucleus having orbit radius equals to r। तो इस तरह से बच्चों हमने तीनों एनर्जी के बारे में बात की। इलेक्ट्रॉन की तीनों एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी जो E स्क्वायर
अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की जो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, और उसके बाद हमने टोटल एनर्जी के बारे में बात की जो माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बारे में आर होती है। और ये टोटल जो एनर्जी है नेगेटिव आती है, और इस एनर्जी की वजह से ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टेबल ऑर्बिट में क्या करता है रोटेट करता है। तो थैंक यू बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉन की रेडियस कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे और उसकी एनर्जी को कैसे हम लोग कोरिलेट करेंगे ऑर्बिट टू ऑर्बिट, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और